वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिन से आप लोग का डिमांड था कि प्रैक्टिस सेट लाया जाए प्रीवियस ईयर पर बेस्ड और नए प्रैक्टिस सेट। तो आज हम लोग एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी आधारित मोस्ट अवेटेड बेस्ट जो भी हो सकता है सेट में हम लोग इसको डिजाइन करके आप लोग के लिए ये आज सेट 1 लाया गया है। इसमें आप लोग को 20 क्वेश्चन शुरू में फर्स्ट सेट है, चूंकि ये तो इसमें मात्र 20 क्वेश्चन का सेट हम लोग ये लाए हैं। आप लोग का फीडबैक क्या रहता है, जिसमें से करंट अफेयर्स और जीके के 10 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के आपको इसमें 5, टोटल 20 क्वेश्चन इसमें है। आज का क्लास आप लोग जब अटेंड करेंगे और देखेंगे सॉल्यूशन क्या हम लोग कैसे दे रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस कैसे रह रहे हैं। यदि आप लोग का इच्छा रहा कि ये 20 ही रहने दिया जाए, इतना में बहुत कुछ मिल रहा है, तो आप 20 ही रखा जाएगा। और आप लोग का अगर कमेंट आया कि इसे बढ़ाया जाए तो इसको बढ़ाकर 30 क्वेश्चन का भी सेट किया जा सकेगा। तो ये डिपेंड करता है आप लोग के फीडबैक पर, कमेंट में फीडबैक देंगे। और ये क्लास आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध रहेगा। देखिए, हिंदी है और इंग्लिश में भी हूबहू डिजाइन किया गया है। इसका पीडीएफ जो है आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये और वेबसाइट से, टार एजुकेशन का वेबसाइट से आप पीडीएफ और अन्य सभी बहुत कुछ मटेरियल यहाँ पे पहुँचकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में पुनः इस क्वेश्चंस को और करंट अफेयर्स डेली जो है, वीकली, मंथली, ये सब आप वेबसाइट पर पहुँचकर पढ़ भी सकते हैं। क्विज सॉल्व कर सकते हैं। क्विज आजकल में शुरू किया जाएगा, पहले चलता था, फिलहाल स्टॉप किया गया है। अन्य बहुत कुछ वेबसाइट पर आपको मिलेगा। जल्द एंड्रॉयड ऐड भी पर भी काम चल रहा है, वो भी आएगा। तो चलिए, तो आपसे आग्रह है कि ये क्लास अंत तक अटेंड जरूर करें। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है, अटेंड जरूर करें पूरे अंत तक, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा और पता चलेगा कि हाँ, ये सेट में ऐसा सेट होना चाहिए। डेली आपको 1 से 2 सेट इस कराया जाएगा। इस तरह का डिपेंड करता है आप लोग के फीडबैक पर। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला सेट, पहला क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल मुकाबला किस देश ने जीता है? तो ये अपना देश भारत ने इस मुकाबले को जीता है। किसे हराकर? तो श्रीलंका को हराकर। मेरे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहले ये 10 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर्स और जीके पर आधारित ही करेंगे, करंट अफेयर और जीके पर। उसके बाद हम लोग करेंगे रीजनिंग, उसके बाद करेंगे मैथ। टोटल 20 क्वेश्चन इस पर बेस्ट करेंगे। तो अंडर 19 एशिया कप 2021 अपना देश भारत जीता है श्रीलंका को हराकर। मेन पॉइंट जितने भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ आपको सीखकर यहाँ से जाएंगे पहले ही सेट से। और इसका फाइनल मुकाबला कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। 31 दिसंबर को फाइनल मैच खेला गया था। तो ये वेन्यू आप दुबई याद रखेंगे, यहाँ पे हुआ था। और ये अंडर 19 एशिया कप 2021 जीता है। इसके साथ ही भारत का इस खेल में 8वीं जीत है। और एक महत्वपूर्ण और बात, जब भी भारत इस तरह का इस खेल में फाइनल में पहुंचा है तो एक बार भी हारा नहीं है। जब भी पहुंचा है तो एक बार भी नहीं हारा है। और ये जो इस बार ये कप जीता है इंडिया ने, तो इस टीम का कप्तानी कौन कर रहे थे? तो इनका नाम है यश धूल। इन्हीं के कैप्टनशिप में ये जीता गया है मैच। और बात करें अंडर 19 एशिया कप, तो ये 50 ओवर वाला ये खेल है, क्रिकेट खेल है। प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित कराया जाता है। पहली बार इसको 1989 में खेला गया था। ठीक है यहाँ तक। चलिए और बात कर लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। क्या है ये? तो ये भारत में क्रिकेट खेल जो भी आयोजित होते हैं उसको यही आयोजित कराता है, रेगुलेट करता है। बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना इसका 4 दिसंबर 1928 में। और इसके प्रेसिडेंट प्रमुख कौन है? सौरभ गांगुली, पूर्व क्रिकेटर ये भी हैं, जानते हैं आप। और ये 39वें क्रम के 39th प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के। और सचिव कौन है बीसीसीआई के? तो ये हैं जय शाह। जय शाह कौन है? ये वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री। और एक भारत में नया मंत्रालय कौन सा बना है? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बना है, सहकारिता मंत्रालय जिसे कहेंगे। इन दोनों के मंत्री यही हैं, श्री अमित शाह। उन्हीं के पुत्र हैं जय शाह, जो बीसीसीआई के सचिव हैं। ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट की बातें। चलिए ऑप्शंस में भी कुछ हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में भी आपको मिलेगा कुछ। साउथ कोरिया हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफीज पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो ये साउथ कोरिया ने ही जीता है। फाइनल मुकाबला में जापान को हराकर ये एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 साउथ कोरिया जीत गया है। बांग्लादेश क्यों न्यूज में है? तो बांग्लादेश हाल ही में सैफ अंडर 19
अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप 2021 किस देश ने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने ही जीता है। और इसमें अपना भारतीय टीम जो था, महिला टीम, उसको ही हरा कर ये बांग्लादेश टीम जो है सैफ अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप 2021 जीत लिया है। सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इससे ज़्यादा इसमें जानने की आवश्यकता तो नहीं है। चलिए, तो अब मलेशिया के बारे में देखते हैं। मलेशिया क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? तो मलेशिया ने जीता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये भी इसमें ये न्यूज मैं इसलिए दिया हूँ कि भारत इसमें रिलेटेड रहा है, क्योंकि भारत को ही हराकर मलेशिया ने ये एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीता है। पहले प्रश्न से आपको ये सब क्लियर फैक्ट हो गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन वाला शहर बन गया है? इसका सही जवाब है संघाई। संघाई कहाँ है? चाइना का एक शहर है, वो राजधानी नहीं है, राजधानी उसका बीजिंग है चाइना का। तो विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन वाला शहर कौन बन गया है? तो ये संघाई बन गया है। और इसमें संघाई में जो है 508 मेट्रो स्टेशनों के साथ कुल 831 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन के साथ ये विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन वाला शहर बन गया है। और संघाई मेट्रो 1993 में अपना सेवा शुरू किया था। चाइना में है ये संघाई, रिकॉर्ड बनाया है। चाइना के बारे में देखिए, चाइना का राजधानी बीजिंग है। मुद्रा वहाँ पे युआन या रेनमिनबी चलता है। क्या है ये? दो ठो क्यों है, युआन और रेनमिनबी? देखिए, अपने यहाँ क्या है, अपना इंडियन करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? तो रुपी है, रुपी। लेकिन आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम लोग पैसा शब्द भी यूज करते हैं, पैसा। तो हम लोग का करेंसी तो रुपी है, मुद्रा रुपी है, और लेकिन भाषा में हम लोग बोलचाल में पैसा शब्द यूज करते हैं। वही फर्क है यहाँ युआन और रेनमिनबी में। ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये शी जिनपिंग है। चलिए, ऑप्शंस में कुछ देख लेते हैं। पुर्तगाल क्यों न्यूज में रहा है? तो विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये पुर्तगाल में ही हुआ है। पुर्तगाल का राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा है। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है। प्रेसिडेंट कौन है? तो मार्सेलो रेबेलो डी सोजा। सोजा में स्पेलिंग सोसा होगा, सोजा ऐसे। मार्सेलो रेबेलो डी सोजा प्रेसिडेंट है। चलिए, न्यूजीलैंड क्यों न्यूज में रहा है? तो विश्व का पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट लॉन्च करने का घोषणा कहाँ हुआ है? तो ये न्यूजीलैंड से ही घोषणा हुआ है। विश्व का सबसे पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट लॉन्च करने का घोषणा न्यूजीलैंड से ही हुआ है, इसलिए ये न्यूज में है। न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ का मुद्रा है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डर्न। ये यहाँ से एक और चीज़ जान लीजिए, प्रधानमंत्री तो न्यूजीलैंड के जेसिंडा अर्डर्न है। खास बात यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये है कि ये न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री इस पिछले वर्ष ही 2021 में, उनको लगता है नवंबर दिसंबर या वही लास्ट में ही बनी है। तो ये मुझे याद था अभी तक, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। दक्षिण कोरिया क्यों न्यूज में है? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाने का घोषणा कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है दक्षिण कोरिया में ही। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाने का घोषणा साउथ कोरिया अर्थात दक्षिण कोरिया में हुआ है। दक्षिण कोरिया में एक जगह है बुसान एक जगह है, वहीं पे इसको बनाया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। कब तक? 2025 तक। ये सभी फैक्ट्स 2 प्रश्नों से आपको ये करंट अफेयर था। अब चलिए जीके के अन्य क्वेश्चन देखते हैं। 10वें प्रश्न तक हम लोग जीके में रहेंगे, उसके बाद रीजनिंग में जाएंगे, उसके बाद मैथ में जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में और जान लीजिए। प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए। निम्नलिखित में से जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं? तो ये आर्थ्रोपोडा। इसके बारे में और कुछ जान लीजिए। आर्थ्रोपोडा समूह के सदस्य सभी प्रकार के आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, भूमिगत, वायु आदि में पाए जाते हैं। इनका बाह्य कंकाल काइटिन, सब नोट कीजिएगा, बाह्य कंकाल काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तिलचट्टा जो है, एक अलग से जान लीजिए, तिलचट्टा का ये ब्रैकेट में मैंने ध्यान आया तो दे दिया। तिलचट्टा के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 13 कोष्ठक होते हैं। तो बात अलग है। ये एक तो तिलचट्टा मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा आदि इस समूह के प्रमुख जंतु हैं, किसका? आर्थ्रोपोडा के।
और इनका परिसरण तंत्र खुला तथा रक्त विहीन होता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इनका तंत्र परिसरण तंत्र खुला तथा रक्त विहीन होता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। अलग से इसको आप ये और नोट, एक चीज और जान लीजिए, केंचुआ, लीच, जोंक आदि एनेलिडा संघ का जंतु है, क्योंकि एनेलिडा ऑप्शन में हमने दिया है, यहाँ पे देखिए एनेलिडा ऑप्शन में दिया है, उससे संबंधित ये बात बता दिया मैं कि केंचुआ, लिंच, जोंक आदि एलेनिडा संघ के जंतु हैं, ये आर्थ्रोपोडा में नहीं आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ओस्मियम। ओस्मियम है इसमें सबसे भारी तत्व, चारों में से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में इस चारों में सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। ओस्मियम जो है डी ब्लॉक का तत्व है, ये आप अलग से इसको याद रखेंगे, ये अलग अपने आप में एक प्रश्न है कि ओस्मियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व है। और इसका संकेत OS है। परमाणु भार इसमें 190 होता है, परमाणु संख्या इसमें 76 होता है। इसको दिखाते कैसे हैं? तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं 76 OS 190, ऐसे इसको दिखाते हैं। ये सब आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन शासकों के द्वारा खजुराहो का मंदिर बनवाया गया था? इसका सही जवाब है चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का मंदिर बनवाया गया था। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में, खजुराहो इतना तो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में है, लेकिन और कहाँ? तो छतरपुर जिला में स्थित है। और खजुराहो चंदेलों की राजधानी भी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जबकि कलिंजार के पास महोबा चंदेल की प्रारंभिक राजधानी थी, ये बात भी अलग से आप याद रख सकते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है, छठा है, हाल ही में किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो इसका सही जवाब है जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जिनको याद होगा तो इजी लग ही रहा होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन हम लोग ये हिंदी वाले पेपर से कर रहे हैं, लेकिन जिनको भी इसका इंग्लिश में चाहिए तो घबराए नहीं, मैंने इंग्लिश में भी इस पेपर को डिजाइन कर दिया है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी सभी सारे प्रश्न हूबहू बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वाइज वैसे ही मिलेंगे, डाटा भी आपको सेम वैसे ही मिलेंगे। इंग्लिश में भी उपलब्ध है, जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग इंग्लिश में भी आएंगे, क्योंकि व्यूअर्स ज़्यादा हिंदी माध्यम के ही हैं, तो नहीं तो इसको भी पढ़ाकर इसे कराया जा सकता था। तो जिनको इंग्लिश में चाहिए वो PDF डाउनलोड कर लेंगे, सभी का लिंक मैंने बताया ही, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है। चलिए छठा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है बृहत ज्वार भाटा। बृहत ज्वार भाटा इस दौरान जब सूर्य चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी एक ही दिशा में जब ये खींचते हैं तो उस कारण क्या होता है? बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ये बात मैंने यहाँ पे अपनी भाषा में सजा कर लिख भी दिया है। देखिए जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में आ जाते हैं उस समय बहुत अधिक आयाम वाले ज्वार आते हैं। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है, जिससे यह मजबूत हो जाता है और उच्च ज्वार अधिक उच्च, निम्न ज्वार सामान्य ज्वार की तुलना में अधिक कम हो जाती है, बहुत कम हो जाता है। इसको इंग्लिश में भी जान सकते हैं, इसको नीप टाइड्स कहते हैं, लघु ज्वार भाटा को NEAP नीप। चलिए इसको इंग्लिश में यहाँ दिखाई देता हूँ, कितना सातवां प्रश्न है, 7th। देखिए नीप टाइड्स, चलिए वहीं पे लिख ही देता हूँ, यहाँ वहाँ करने से अच्छा है। तो लघु ज्वार भाटा को नीप टाइड्स कहते हैं और ज्वार को ये हाई टाइड कहेंगे, यहाँ पे हाई टाइड्स कहेंगे, और बृहत ज्वार भाटा को इंग्लिश में स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग टाइड्स, और भाटा को क्या बोलते हैं? तो लो टाइड्स कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको ये इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है कभी कभी एग्जाम्स में इसी शब्दों का, इंग्लिश वाले शब्द को ही हिंदी में भी प्रयोग कर दिया जाता है और कन्फ्यूजन में बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये मैंने उचित लगा बताना, ये क्लियर कर दिया यहाँ पे। चलिए अगला है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है? इसका सही जवाब है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को पिछले वर्ष में बीते कितना दिन हुआ? 7-8 दिन हो गया। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इसका विषय इस बार क्या था, थीम क्या था 2021 में? तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब आप PDF सुरक्षित रखिएगा, अन्यथा कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो करते जाइए। उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे जमाखोरी, नकली विज्ञापनों, झूठे उपहार प्रस्ताव
और कई अन्य के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये दिवस राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, अभी उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल है। कपड़ा मंत्री भी यही है। अन्य और भी कुछ मंत्रालय इन्हीं के पास हैं जो आपको जानना चाहिए। कल के क्लास में मैं इसको शायद बताया था। आप लोग से आग्रह है, बीच में 5 सेकंड लूँगा आप लोग का, डेली जो हम लोग करंट अफेयर्स क्लास आप लोग को देते हैं आप अटेंड करके देखें। आज चैनल पर विजिट करें, जो लोग नए हैं विजिट करें, और डेली करंट अफेयर्स में अगर आप चाहते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए करंट अफेयर्स का क्लास, ये जानना चाहते हैं, बिल्कुल आप एक क्लास अटेंड करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स का क्लास कैसा होना चाहिए। और टाइम पास का बहुत सारे क्लास से तो ऐसे चलते हैं, मैं ये बात खैर नहीं बोलना चाहता था। बस मैं ये कहूँगा कि टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास आप बस एक दिन अटेंड करके देखिए। नए जो लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ, पता चलेगा करंट अफेयर्स का क्या महत्व है, वहाँ पे टार एजुकेशन पे कैसे पढ़ाया जाता है। चलिए, तो 9वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो इसका सही जवाब है 1978 में। 44वें संविधान संशोधन, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बनता है। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978। ये भी अपने आप में एक अलग प्रश्न है। तो इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि मौलिक, और ये भी कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 1978 में, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? ये इकोनॉमिक्स से एक प्रश्न मैंने इसमें दे दिया है। चलिए, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको NSO के द्वारा किया जाता है। NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, हिंदी में इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं। इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और इसके बारे में कुछ और जान लीजिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए नोडल निकाय है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अच्छा, पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना प्रथम प्रयास ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब? 1867-68 में। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन हो गए आपको दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स और जीके के। उम्मीद करता हूँ आपको मैं जितना उम्मीद कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप इसमें क्लास में आनंद उठाए होंगे और जानकारी प्राप्त किए होंगे, और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास लगा होगा। मैं जितना अपना एफर्ट्स लगाना था लगाकर आपको दिया। तो चलिए, अगला प्रश्न अब हम लोग रीजनिंग से देखते हैं। 5 क्वेश्चन रीजनिंग से देखेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ से देखेंगे। 5 क्वेश्चन रीजनिंग से देखिए कैसे है। तो ये पहला प्रश्न है रीजनिंग में, टोटल क्वेश्चन का 11वां क्वेश्चन है। देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सही है? तो आप वीडियो को पॉज करके 30 सेकंड मात्र देकर, बाद में हम लोग इसमें टाइमर भी चलाएंगे। अगर आप लोग कहिएगा लाइव क्लास लाने के लिए तो लाइव क्लास लाया जाएगा, उसमें टाइमर चला के 30 सेकंड का ये इस तरह के प्रश्न हल किया जाएगा। फिलहाल आप पॉज करके इस वीडियो को 30 सेकंड मात्र और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग रोक के बनाए होंगे। और क्या आंसर आया आप लोग का? मुझे उम्मीद है मैक्सिमम लोग इसमें गलतियां किए होंगे, आंसर आप लोग लाए होंगे। मुझे लगता है आप लोग आंसर डी लाए होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए, इसको बनाना कैसे था देखिए, DPA, फिर है JKE, PFI। इसको बनाते कैसे हम लोग? कई सारे तरीके हैं और कई सारे मेथड हैं। रीजनिंग में एक रूल से कोई क्वेश्चन बनता नहीं, कई बार वो कई तरह से बनता है। इसको सबसे पहले तो हम लोग यही चेक करेंगे, कभी कभी इसमें रिलेशन जो है इससे इसका होता है, इससे इसका होता है, इससे इसका होता है, और कभी कभी क्या होता है इससे इसका होता है, इससे इसका होता है, इससे इसका रिलेशन होता है। अब कब किससे है, यही तो है एग्जाम में आपका टाइम कंज्यूम करने वाला काम। तो लेकिन फर्स्ट बार में हम लोग यही चेक करेंगे, देखेंगे इससे इसमें क्या रिलेशन है। इन दोनों में रिलेशन अगर दिख जाता है, ये दोनों सीरीज में यहाँ से यहाँ तक, तो उसके बाद वही यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। इससे भी चेक कर लेंगे, 2 जगह अगर सेम आया तो लास्ट में वाट की जगह पर आपको जो निकालना है वो आप निकाल पाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं इसको। डी से जे जाने में कितना पॉइंट पर जा रहा है? तो इसको देखिए, डी के बाद EFGHIJ 6 टाइम में ये जा रहा है। ठीक है, इसको आपको ऐसे भी फटाफट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। मतलब ABCD ऐसे जेड तक जाने पर ये आपको याद होना चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऐसे प्रश्न को
ये जेड तक आपको याद होना चाहिए और बहुत लोग को याद होगा भी आप लोगों में ही। तो ये अगर याद रहता है सबका प्लेस वैल्यू तो ऐसे प्रश्न स्मार्ट जो बच्चे होते हैं ये सब याद रखते हैं और स्मार्ट तरीके से जल्दी जल्दी फटाफट ये जैसे मैंने किया कि ABCD ऐसे काउंट करके, तो इसी तरह से ये बन तो जाएगा लेकिन ये बहुत समय खा जाएगा। और स्मार्ट बच्चे जिनको ये सब याद है तो वही लोग तो आगे निकलते हैं, ऐसे ही लोग का रिजल्ट भी आता है। आपको स्मार्ट बनना है तो थोड़े जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको उसको कंप्लीट करके रखना है। आप अगले क्लास में आइए तो ये सब याद करके ही आइए, जिनको याद नहीं है उनको मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोग को तो याद है, अच्छी बात है। तो चलिए, तो यहाँ पे वैसे फ़ायदा क्या होता, तो क्या होता कि देखिए डी है, डी का होता है 4 और 4, तो 4 से जे का कितना होता है, जे का 10 होता है। तो सीधे आपको दिख गया कि 4 से 10 जाने में कितना लगा 6। आपको ये काम नहीं करना पड़ा रहा था। थोड़ा सा समझाऊंगा दोस्तों, सब इसको बनाने के लिए तो 10 सेकंड काफ़ी था, 20 सेकंड, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक बातें सभी में बताते चलूँगा ताकि जो लोग नए हैं जिनको अभी बनाते तो वो भी होंगे, लेकिन स्मार्ट तरीका हम लोग हर प्रश्न में देखेंगे जिससे कि आप और लोगों से आगे रहेंगे। तो देखिए डी का 4 होता है, यहाँ जैसे दिख भी रहा है डी का 4 है। जे पर जाने के लिए जे का कितना होता है, जे का होता है 10, तो 4 से 10 कितना आ गया 6, सीधे आप लिख देते। और जिनको नहीं याद हो क्या करेंगे, इसे लाइन खींच खींच के काउंट करेंगे। तो ये वाला तरीका आपको एग्जाम में आगे रखने नहीं देगा, आपको पीछे कर देगा लोगों को से। ठीक है, तो आपको अगले बार आए तो याद करके आए। तो चलिए, तो डी से जे जाने में 6 का अंतर है तो हमने लिख दिया। अब देखते हैं पी से के जाने में कितने का अंतर है। तो पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये पी 16 होता है और के का कितना होता है, के का 11 होता है। अब देखिए यहाँ से डी से जे जो गया वो बढ़ते हुए गया था, डी से जे आगे बढ़ते हुए गया, लेकिन पी से के ये तो दिख रहा है कि अब तो पीछा हो गया। तो अंतर कितना है इसमें, पी का होता है 16 और के का होता है 11। कितने का अंतर हुआ, 5 का अंतर हुआ। इसमें 5 माइनस हो रहा है इसका, यहाँ पे 6 प्लस हुआ था, 6 प्लस हुआ था और यहाँ 5 माइनस हुआ था। अब देखते हैं ए का, ए से के ई में कितना गया, ए के बाद ई में जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा आपको, वहाँ आ जाने के लिए आपको 4 प्लस जाना पड़ेगा। ए के बाद बी सी डी ई 4 जाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ समझ में आया, पहले 6 प्लस हो रहा है, फिर 5 माइनस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है। 6 5 4 घटते क्रम में अंक है, लेकिन ये प्लस माइनस प्लस ऐसे हुआ। देखते हैं अगर यही रूल यहाँ से इसमें अगर बन जाता है तो वही रूल अब यहाँ से हम लोग इसमें लगाकर आंसर ला देंगे। ये देखिए लाने के लिए आंसर अब तक बहुत बच्चों का आ गया होगा, लेकिन बस मुझे बताने का ये यहाँ तरीका है। आगे आप लोग बने रहें, एक से एक तरीका आप लोग को मिलेगा। रीजनिंग का मैं डेली क्लास में दूंगा और मैथ में तो और बेजोड़। चलिए, तो यहाँ से अब यही रूल हम लोग देखते हैं, यहाँ से यहाँ ये वाले सीरीज में फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग इस वाले को निकाल देंगे। चलिए, तो जे से पी, अब देखिए यहाँ से क्या रिलेशन बैठता है। जे से पी जाने में जे का कितना होता है 10 होता है और पी का 16 होता है। 6 का गैप है बढ़ते क्रम में, प्लस 6 सही जा रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 6 हुआ था, प्लस 6 हुआ। अब के से एफ देखते हैं कितना हो रहा है, तो यहाँ से अगर -5 हो रहा है तो इसका मतलब सही जा रहा है। के का कितना होता है, के का 11 होता है और एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 6 होता है। ठीक है, सही जा रहा है। -5 का यहाँ 5 कम हो रहा है तो -5 हो रहा है, ये वाला रूल अभी तक सही जा रहा है। अब ई से देखते हैं, अब क्या होता है, ई से आई में क्या +4 हो रहा है, ये ऐसे ही। तो देखिए ई से आई जाइएगा तो आप ऐसे ही काउंट कर लीजिए, अगर जिनको काउंट ऐसे वाला करने वाला तो ई एफ जी एच आई, सच में 4 प्लस यहाँ भी हो रहा है, ये वाला फॉलो, इसका मतलब ये सब रूल इसमें फॉलो कर रहा है तो +4 हो रहा है। बस यही रूल अब यहाँ लगा देंगे इस वाले में। चलिए इसको थोड़ा मिटा देने दीजिए। चलिए, तो ये रूल पता चल गया, दोनों जगह वही रूल हो रहा है, +6 -5 +4, तो यहाँ भी वही फॉलो कर गया। तो अब यही लगा देंगे यहाँ पे। चलिए, तो इसको बना देते हैं अब हम लोग आसानी से। ये बस आपको बताने के लिए मैं इतना कुछ किया, एग्जाम में इतना कुछ थोड़ी कोई करेगा। चलिए, तो इसको अब पी में क्या करेंगे, पी में +6 कर देंगे। पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16 होता है, 6 इसमें कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 6 22, अर्थात, और 22 किसका वैल्यू होता है, वी का होता है, वी TUV, ये वी मतलब भी बोलते हैं, भी नहीं बोलते हैं इसको, ऐसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका वी ऐसे होता है। ओके, ये चीज़ कुछ इंग्लिश वाले भी बाद में बताते चलूँगा। चलिए, उसके बाद क्या करना है, +6 कर लिए, अब क्या करना है -5 करना है रूल के हिसाब से। तो -5 करेंगे, 5 में से ये एफ का कितना होता है 6 होता है, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 किसका वैल्यू होता है, ए का होता है। और आई में क्या करना है +4, देखिए लास्ट वाले में +4 करना है, तो आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 9 में +4 करेंगे 13 होगा करेंगे, और 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो ये एम का होता है, एम। तो क्या निकल के आया आपको BAM, कौन सा ऑप्शन है, BM सी में ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूँ ये मैं इतना विस्तार रूप से एक प्रश्न को इतना समय देके समझाया कि आपको
ये रूल अन्य भी कई तरह के रूल से बनते हैं, फिलहाल इस रूल से बना, तो इस तरह से आप आइडिया लगाएंगे इस तरह के प्रश्नों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, वो ABCD का प्लेस वैल्यू जो है आप लोग जिनको भी याद नहीं है, देखिए याद था तो मैं टकाटक उसको कैसे बोलते गया और बनते गया, नहीं याद रहता तो क्या करते आप ABCDE, अब इसको करते हो 1 2 3 4 5, इस तरह से थोड़ा आप बना तो लेंगे, लेकिन आप उन लोगों से कितना पीछे जाएंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो A से लेकर Z तक याद करना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, जितना समय आप व्हाट्सअप फेसबुक पर देते हैं उससे कहीं आसान ही है वो। चलिए, किसी कूट भाषा में पेंसिल को 65 के रूप में लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में इरेजर को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न है। तो इसको बनाने का बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। तो इसमें भी देखिए प्लेस वैल्यू का काफ़ी अहम रोल रहेगा आपको बनाने के। तो सबसे पहला तो हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या करते हैं कि पेंसिल को 65 लिखा जा रहा है, तो हो सकता है पेंसिल, इसमें जिसका जो जो वैल्यू है उसको जोड़ कर देखते हैं कि उतना आ रहा है कि नहीं, 65 आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाता है तो वही रूल यहाँ पे लगा देंगे। चलिए, तो P का कितना होता है, P का होता है 16 प्लस E का कितना होता है, E का होता है 5 प्लस N का कितना होता है, N का होता है 14 प्लस C का कितना होता है, C ABC ऐसे ही 3 आपको दिख ही रहा है। और I का कितना होता है 9 होता है, और प्लस L का कितना होता है, L का 12 होता है। जोड़ के देखिए, अगर 65 आ जाता है तो सही है। तो देखिए इसको जोड़ने का तरीका क्या करेंगे, ये है 14। तो सबसे पहले इसको आप तो बहुत लोग तो बिल्कुल नए बच्चे ग्रुप डी वाले क्या कर रहे होंगे, इसको ऐसे लिखेंगे पहले 16 5 14 3 9 12। अब इसको फिर इस लाइन को जोड़ेंगे, हासिल लेंगे, फिर इधर आएंगे। अरे इतना वादन बवादन अब हो गया जमाना, इतना करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, समझ लीजिए। उतना वो लेंदी काम नहीं करना। आप यहीं पे या तो दोनों डिजिट को ले लेकर जोड़िए, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे वन लाइन लीनियर में ऐसे करके जोड़ सकते हैं। और इन सभी को मारिए गोली। सबसे स्मार्ट तरीका मैं बता रहा हूँ वो देखिए। देखिए आपको सबसे पहले इसमें नज़र, इतना क्विक नज़र आपका विजिबिलिटी होना चाहिए मैथ बनाते समय कि आप मतलब समझिए कि काफ़ी स्मार्ट बनना होगा। देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 14 है, इसको जोड़ सकते हैं आसानी से। एक राउंड फिगर में बनेगा, क्या बनेगा, 16 और 14 30 बनेगा। और यहाँ पे देखिए 9 3 12, ये 12 और ये 12 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 और 5 19, 29 हो गया। और 29 को आसान से जोड़ सकते हैं, इसमें का 30 इसमें का 20 50, और ये 9, टोटल कितना आया 959 आया। लेकिन यहाँ तो दिया है 65, तो ये क्या हो गया, तो अनुमान लगाइए और क्या हो सकता है। और देखिए इसमें कितना का अंतर जा रहा है, 59 से 65 में कितना का अंतर जा रहा है, 6 का अंतर जा रहा है। तो कुछ दिमाग में आया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हैं, ये 6 कैरेक्टर हैं। तो ऐसा मान सकते हैं हम लोग फिलहाल कि हो सकता है ये सब में +1 करते गया हो, ये सब में +1 करते गया हो। +1 अगर करते हैं सब में तो 6 ठो है, तो +6 इसमें होगा और बन जाएगा 65। तो देखिए अभी वही चीज़ इसमें लगाते हैं और ऑप्शंस में देखते हैं। तो अब है इरेजर को लाना आपको, ERASER। चलिए, तो E का कितना होता है 5 प्लस R का कितना होता है, R का होता है 18 होता है, 18 प्लस A का 1 तो होता ही है। S का कितना होता है, S का होता है 19 प्लस FE का कितना होता है 5, और R का कितना होता है, अभी यहाँ पे R हम लोग देखे थे 18 होता है, तो 18 करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़िएगा तो कितना आएगा, इसको जोड़ने पर आ रहा है 66। अब यहाँ भी आप जोड़ने का वो तरीका सब अपना सकते हैं, सीधे सीधी 18 और 18 जोड़ सकते हैं तो 36 हो जाएगा। 36 में पहले इसको जोड़ लीजिए, 19 में ये 1 जोड़ दीजिए, ये 20 हो जाएगा। इधर से 36 आया ही है, ये इसमें का 30 इसमें का 20 50 हो गया, और ये 6 56 हो गया। 56 और ये 6 कितना हो गया, 56 6 62 हो गया। तो और कहाँ कुछ छूट गया क्या, हाँ ये 5 ये है। टोटल जोड़ने पर आपको कितना आ जा रहा है, तो 66 आ गया। 66 में अब हम लोग 66 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 66 ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को ऐसा करने से क्या पहला का फॉलो कर रहा था, केवल इसका प्लेस वैल्यू जोड़ने पर इसका आंसर जो है आपको 59 आ रहा था। 59 तो यहाँ था नहीं, 65 था, तो वो आंसर तो आपको देना। अभी इसको जोड़कर 65 66 ला दिए तो ये तो इसका आंसर नहीं ना होगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि वही चीज नियम जो है पहले वाले में फॉलो नहीं कर रहा था। जबकि ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 66 यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत लोग इसको टिक करके आप काफ़ी तेजी में 13वें नंबर क्वेश्चन पर चले गए होंगे, तो ये हो गया गलत। आप यहाँ पे क्या देखे थे, जितना प्लेस वैल्यू आ रहा था उसमें +6 करना पड़ा है क्योंकि ये 6 कैरेक्टर में ये लोग भी हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो इसमें भी आप 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72
आपको इसका आंसर होगा। 72 यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में है। तो इस तरह से यहाँ पे जो 66 देखकर बहुत लोग टिक करके आगे बढ़ गए होंगे इसको टिक करके, तो वो गलत हो गया ना। इन बातों का तेजी में यही करते हैं आप लोग एग्जाम में, अरे मैं तो पूरा बिल्कुल सही कंसेप्ट से पकड़ लिया था उस क्वेश्चन को और बनाया और पता चला कि रिजल्ट आया ही नहीं, 1 नंबर से छूटा है और ये हो सकता है यही 1 नंबर आपको बर्बाद कर दिया। तो इन सब बातों को एग्जाम में फास्ट रहें लेकिन सतर्क भी रहें, ये ध्यान देते जाना है। कुछ सेकेंड की बातें थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपको आए दिन रेलवे में और एसएससी में तो बिल्कुल आता है, तो इसका पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको इसको बहुत ही स्मार्ट तरीका एक बताऊंगा, बहुत लोग जानते भी होंगे उस तरीका को। दिए गए डाइस में 6 के विपरीत आने वाली संख्या को ज्ञात करें, अर्थात यहाँ जो ये 6 है इसके उस पार में है, विपरीत में कौन सा डिजिट आएगा ये निकालना है। तो इसको आप लोग पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, मैं एक स्मार्ट तरीका, बिल्कुल ऐसे तरीके इसके बहुत सारे हैं, मैं इसका स्मार्ट तरीका एक बताता हूँ। देखिए इन दोनों फिगर में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दोनों में कौन सा एक डिजिट है। पिछले प्रश्न में शायद मैं डिजिट यूज कर रहा था दोस्तों, जबकि वो सब लेटर हैं, ABCD को लेटर कहते हैं और 1 2 3 ये सब डिजिट होते हैं। तो डिजिट यहाँ पे है, वहाँ पे शायद मैं डिजिट प्रयोग किया हूँ, तो उसके लिए वो माफ़ी चाहता हूँ। तो ये डिजिट दोनों में देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है, 5 नहीं है, 2 3 1 कॉमन है दोनों में, है ना। ये 1 कॉमन है दोनों में। आप यहाँ क्या कीजिए 1 लिख दीजिए, दोनों के 1 यहाँ लिख दीजिए, इसमें इसी को उठा लीजिए, यहाँ पे 1 इसमें उठा लीजिए और इससे 1 से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में बढ़ते जाइए यहाँ, और जो नंबर मिलते हैं उसको लिखते जाइए ऐसे। तो 1 हो गया, 1 के बाद क्लॉकवाइज में बढ़ने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 लिखिए। 5 के बाद क्लॉकवाइज फिर बढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 लिखिए। उसी तरह इसमें का भी 1 जहाँ है वहाँ से शुरू कीजिए और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में बढ़ते जाइए। तो 1 का 1 यहाँ लिखिए। 1 के बाद आपको क्लॉकवाइज में आने पर क्या है, 3 है, 3 लिखिए। 3 के बाद घड़ी की दिशा में बढ़ेंगे तो और क्या आएगा, 2 आ रहा है, 2 लिखिए। तो देखिए 6 के सामने जो है 2 आएगा, 5 के सामने 3 आएगा। तो 6 के सामने आपसे पूछा है कि 6 के विपरीत कौन आएगा, तो कौन आएगा, उसके सामने कौन दिख रहा है आपको, अभी यहाँ पे 2 दिख रहा है, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आप लोग को पसंद आएगा। काफ़ी ईजी है, ऐसे अगर नहीं मालूम है ये तरीका तो बाकी आप लोग जिस मैथमेटिकल तरीके से बनाते होंगे तो वो टफ होता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि 282354743 का परिसर ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में रेंज कहते हैं, रेंज RANGE, रेंज निकालना है इसका, अर्थात हिंदी में परिसर निकालिए। तो क्या कैसे बनाते हैं इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को भी मैं गणित में कई तरह के ऐसे रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, लेकिन मैं आपको इसका भी एक स्मार्ट तरीका ही बता रहा हूँ। सबसे आसान है, फार्मूला पर नहीं जाइए, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या कीजिए कि इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर उसको निकालिए। तो कौन सा है ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे जो छोटा नंबर है, सबसे लीस्ट नंबर है, सबसे लोवेस्ट ही कहिए, लोवेस्ट नंबर जो उसमें दिख रहा है, इन दोनों को अंतर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, 9 है, माइनस सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है आपको, माइनस में तो कोई है नहीं कि ज़्यादा ध्यान देना है, बस सीधे देखना है, 2 है सबसे छोटा। तो 9 - 2 कितना आएगा, 7, इसका आंसर होगा आपको बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी घुमा फिरा के इस प्रश्न को है, और बनाने का तरीका इतना ईजी आपको मैं बताऊँगा कि आप शायद जो लोग कुछ लोग जानते होंगे तो उनको थोड़ा कम मजा आएगा, लेकिन जो लोग इसको कुर्सी को घुमा फिरा के, चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कॉलेज से घर जाने के क्रम में 3 बार बाएं, 2 बार दाएं, पुनः 1 बार बाएं, अंत में 3 बार दाएं घूमता है। दाएं बाएं इतना घुमाया, अब घूमने के बाद घूम लिया तो कह रहा है कि यदि प्रारंभ में वह व्यक्ति पूर्व दिशा में था तो अब वह किस दिशा में है। अब देखिए कितना 3 बार ये, अब इसको कैसे बनाएंगे, एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, आपका जो कुर्सी आप यहाँ पे बैठे हैं उसको क्या करेंगे कि पैर यहाँ से उतार के 3 बार बोला तो 3 बार ऐसे घुमाएंगे, फिर 2 बार पीछे बोला तो इधर घुमाएंगे, या मन में ही घुमाते फिराते आप क्या करेंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं, कॉपी पर भी घुमाते रहेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे कि 3 बार बाएं गए, ऐसे गए, फिर बोल रहा है 2 बार दाएं गए तो दाएं गए, ऐसे करते रह जाइएगा, काफ़ी हौच पौच हो जाएगा। लास्ट में थोड़ा सा भी कुछ कोई बोल दिया, बस पूरा घुमाओ, जितना घूमे थे वो शुरू में आ जाएगा। तो मैं सबसे आसान तरीका इसको देखिए क्या है बनाने का, मैं आपको बताता हूँ। इसको सबसे आसान है, क्या कीजिए, शुरू में क्या बोल रहा है, 3 बार बाएं बोल रहा है तो 3 बार लेफ्ट लिखिए, L 3 बार लेफ्ट लिख दिए। फिर कह रहा है 2 बार दाएं, तो 2 बार दाएं जाइए, राइट,
फिर क्या कर रहा है, एक बार पुनः बाएं, एक बार और लेफ्ट जाइए, इतना बार हो गया। लास्ट में फिर कर रहा है अंत में 3 बार दाएं, ये लास्ट है। अब 3 बार दाएं तो 3 बार राइट राइट राइट। अब क्या कीजिए, इसमें से एक दूसरे को क्रॉस कर दीजिए, एक बार लेफ्ट एक बार राइट से काट दीजिए, एक बार और लेफ्ट एक बार और राइट से काट दीजिए, एक बार ये लेफ्ट एक बार और राइट से काट दीजिए, एक बार और लेफ्ट बचा, एक बार और राइट से काट दीजिए। एक दूसरे को काट दिए, बचा आपको क्या, इधर सब कट चुका है, एक ठो बचा है, ये कहीं भी बच सकता है, बीच में भी बच सकता था। एक ठो राइट बचा, दाएं साइड का एक ठो बचा। अब क्या कीजिए, प्रारंभ में वो किस दिशा में व्यक्ति था, तो वो पूरब दिशा में था, ठीक है। और पूरब में एक बार दाएं घूम जाइए। अब आप मन में आप अभी सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो वहां पे मान लीजिए कि आप मन में ही कि पूरब में है सॉरी, और पूरब में मान लीजिए ये पूरब दिशा है, और पूरब से आप दाहिने एक बार घूमिए, क्या आएगा, पूरब से दाहिने घूमिएगा तो क्या आएगा, दक्षिण आएगा। यही आपका आंसर हो गया, साउथ। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि उसी के लिए मैंने लाया ही था। चलिए अगला प्रश्न है, गणितीय मान के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। जो दिया गया है इसको हल करेंगे तो इसमें लास्ट में शून्यों की संख्या कितना आएगा, जो भी हल करेंगे उसमें लास्ट में कितना शून्य आएगा, ये आपको हल करना है। तो कैसे करेंगे, 64 इंटू 63 इंटू 62 इंटू 61 इंटू 60 इंटू 59, ऐसे करते करते एग्जाम हॉल में से निकल कर पता चलेगा चौक पर गए, चौक पर लिखते लिखते आप अपने बस पड़ाव पर गए। तो इतना ऐसे नहीं करना है, और इसे को करना संभव भी नहीं है। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो भी 5-10 मिनट तो लगा ही देंगे ऐसे ही बनाने में। तो क्या है, इसको बनाने का सही तरीका क्या है, अब जानिए स्मार्ट तरीका इस प्रश्न को हल करने का मैं बता रहा हूँ। अभी तक कुछ लोग जानते भी होंगे। देखिए करेंगे क्या, ये जो 64 है और इंटू में ये 66 है, पहले 64 को लीजिए, इसको 5 से भाग देते जाइए, तब तक भाग देते जाइए जब तक भागफल उसका जो है 5 से कम ना हो जाए। तो इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो भागफल कितना आएगा, 5 से कितना टाइम में एटलीस्ट कटेगा, 12 टाइम में कटेगा। अरे ऐसे आप 64 को 5 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 1 टाइम में। वो बताने के लिए कुछ लोग हैं दोस्तों अपने भाई बहन हैं जो लोग की परेशान हो जाते हैं, अब ज़्यादा थोड़ा फास्ट में बताया जाता है और एडवांस तरीके से, तो उन लोगों को परेशानी ना हो, इसको भाग दीजिएगा दोस्त। तो क्या करेंगे, 5 1 जा 5 1 का भाग देकर मैं बता रहा हूँ 4, और फिर 2 जा में जाएगा 2 जा, और ये रिमाइंडर जो भी बचा इससे मतलब नहीं है, अब तो कटेगा नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो रिमाइंडर कितना आया 12। तो अभी भी ये हमने क्या बोला था, 5 से तब तक डिवाइड कीजिए कि उसका भागफल जो है 5 से कम ना जाए। 5 जो है ये फार्मूले में याद रखिए कि फार्मूला में से आया है 5। तो अभी भागफल जो है 5 से कम नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे, फिर पुनः जो 12 को उठाएंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। अब कितना बार में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब जो है इसका भागफल 5 से कम आ चुका है, इसका काम हो गया। इसको अभी रोकिए, 36 पर आइए, इसको भी 5 से डिवाइड करते जाइए जब तक इसका भागफल 5 से कम ना हो। ये मैंने बताया ही, केवल इससे मतलब रखना है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। और ये भागफल जब तक 5 से बड़ा आता है तब तक इसमें 5 से भाग देते जाना है, और देकर इसी तरह से लिखते जाना है, ठीक है। तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये कितने बार में जाएगा, तो 5 9 जा तो 45 हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 7 जा में जाएगा, 5 7 जा, ये भागफल 7 आया। तो अभी भी देख रहे हैं 5 से तो ये बड़ा ही है, तो एक बार और देना पड़ेगा। अब 7 को उठाइए, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, इसमें भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब तो ये 5 से कम हो गया ना, अब भाग देना नहीं पड़ेगा। अब करना क्या है, दोनों में आप काम कर लिए, दोनों में करना क्या है, इन दोनों भागफल को प्लस कर दीजिए, 12 और 2 12 और 2 14 हो गया, 14, और 7 और 1 कितना, 8 आ गया। यहाँ से 14 आया और यहाँ से 8 आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। यही आपका आंसर हो गया। क्या इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, कितना आसान है। आप ये हम तो ये करके दिखाएं, आप ये माइंड में ही कलम कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 से डिवाइड करने पर 12 आ रहा है, एक बार 12 आया, 5 से अभी कम नहीं हुआ है, फिर एक बार 5 से भाग देंगे तो इस बार 2 आया, और 5 से कम हो गया, इसका काम खत्म। ये दोनों को जोड़ लिए 14 आया, इसमें 5 से भाग दिए 7 टाइम में, 7 आया, अभी 5 से ज़्यादा है, एक बार और 5 से भाग देंगे, और इस बार 1 आया और 5 से कम हो गया, इसका काम खत्म हो गया। तो 7 1 8 आ गया, यहाँ से 12 और 2 14 आ गया। अब इन दोनों को मिलाकर जोड़ देंगे, जोड़कर 22 आ गया। यही आपका आंसर आ गया। आंसर ऑप्शन डी में आपका आंसर छुपा हुआ है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सभी चीजें स्मार्ट वे में आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए गणितीय मान का क्रमशः महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अर्थात क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमसीएम, एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी वही है, एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, एफ होगा यहाँ पे। ये दोनों आपको निकालना है क्रमशः पहले। तो अरे यार इसमें ऑप्शन तो आपको मैंने दिया ही नहीं। चलिए ऑप्शंस को मैं
अब सीधे चलिए, आप हो सकता है इसको रोक कर बनाए होंगे, आंसर आप कॉपी में लिखे हैं, तो मैं इसको देखता हूँ। आंसर जो लाता हूँ आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन का मैंने यहाँ पे टाइप करना छोड़ दिया है। चलिए इसको बनाते कैसे हैं दोस्तों, देखने से तो काफ़ी समझ में आ रहा है। अब तक तो आप लोग वो किए होंगे 120, 40, 8, इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल पा रहे होंगे। इसका क्या करेंगे, तो जो लोग इसको नहीं निकाल पाते हैं उनका दुख दर्द हम समझ पा रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या इसमें, इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें क्या क्या फैक्टर दिख रहा है, ये एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, सब में वही है, इससे ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक हिंदी में, हायर कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। इसको निकालते हैं, क्या करेंगे तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी जो पावर है इन सब में, सबसे छोटी पावर है उसको उठाएंगे। तो पहले एक्स वाला को उठाइए। एक्स वाला में देखिए सबसे एचसीएफ के लिए रूल आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एचसीएफ के लिए इस तरह के प्रश्नों में सबसे छोटी पावर को लेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे छोटी पावर को लेंगे। ये कुछ लोग होंगे जो बाद में नोट कर लेंगे, और जो उनको याद हो गया वो तो अच्छी बात है, और जानते हैं उनको और अच्छी बात है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें सबसे छोटी पावर जिसका है वो लेंगे। तो पहले एक्स का देखिए, एक्स में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तीनों में कौन सबसे कम है, 4 है। तो एक्स का पावर 4 वाला पहले ले लीजिए। अब वाई में चलिए, वाई में भी सबसे छोटी वाला ही को ही देखेंगे। तो वाई में यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कौन है सबसे छोटा, वाई में 2 आ रहा है। तो इसको वाई वाला का पावर 2 सबसे छोटा वाला, हमने क्या बोला था, सबसे छोटी पावर को लेंगे। एक्स में सबसे छोटी पावर किसका था, 4 था, एक्स 4 था, और वाई स्क्वायर था। यही हो गया आपका एचसीएफ, इसका महत्तम समापवर्तक यही हो गया। अब चलिए एलसीएम इसका निकालते हैं। जिनका भी ये अगर एचसीएफ में आया है तो धन्यवाद, आप सही बनाए हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो बस इसका ठीक उल्टा कर दीजिएगा, सबसे बड़ा कर दीजिएगा, सबसे यहाँ पे सबसे बड़ा वाला पावर उठाइएगा, सबसे छोटी की जगह बड़ा कर लीजिए, बड़ी पावर को लेंगे। तो एक्स में सबसे बड़ा पावर किसका है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, क्या बड़ा हुआ, एक्स का पावर 8 हुआ। वाई में सबसे बड़ा देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है, कौन बड़ा हुआ, 4, 2, 3, 4 वाला बड़ा हुआ। तो वाई का पावर 4 ये लेंगे। यही हो गया आपका आंसर, एलसीएम। इस दिए गए चर का इसका एलसीएम ये हो गया, और एचसीएफ ये हो गया। निकालना कैसे था, सबसे छोटी पावर वाले को लेंगे तो एचसीएफ निकलेगा, सबसे बड़ी पावर वाला को लेंगे तो आपको एलसीएम निकलेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी एक अलग अंदाज से, अलग स्मार्ट तरीके से आपने बनाया और आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं अर्थमेटिक्स से। अर्थमेटिक्स में चलिए देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं स्मार्ट तरीका से। कह रहा है 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 केजी बढ़ जाता है यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 50 केजी था उसके स्थान पर दूसरा नया व्यक्ति आ जाता है तो उस नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। इसको बनाने का तरीका बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते होंगे। कुछ लोग एक्स मानते होंगे कि माना कि उस व्यक्ति का ये 10 व्यक्तियों का औसत वजन जो है, 10 व्यक्तियों का औसत वजन एक्स है, सब में 3.5 के हिसाब से बढ़ रहा है तो गुना करेंगे 3.5, फिर कहेंगे जो गया उसका मान लीजिए वाई है। ये बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। हम आपको देखिए इसको उंगली पर बना सकते थे, अगर आप पेन पेपर ना भी यूज करना चाहें तो भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, पहले हम बनाने का तरीका ही बता दे रहे हैं, तब आपको देखिएगा कि सच में बिना पेन पेपर किसको बना सकते थे। अब कुछ एक्स वाई जेड कुछ नहीं, इस तरह के प्रश्नों में करना है। उससे पहले कुछ बेसिक बातें देखिए दोस्तों। अगर कहा जाए कि 5 व्यक्ति हैं, पांचों के पॉकेट में 10-10 रुपए हैं, 10-10-10-10, पांचों व्यक्ति के पॉकेट में 10-10 रुपए हैं, तो कुल कितने सभी का, तो बोला जाएगा कि पांचों व्यक्तियों का पॉकेट में पैसे का औसत क्या है। तो औसत निकालने के लिए आप क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ देते हैं, सबको जोड़ के, और जोड़ने के बाद कितना आएगा, 50 आएगा। 50 के बाद जितने लोग होते हैं, 5 पर्सन है, 5 से डिवाइड कर देते हैं और आपको औसत निकल जाता है। तो ये औसत आ गया। अगर वही कहा जाए इसको ठीक उल्टे बात बोला जाए यहाँ पे कि 10 व्यक्तियों के पॉकेट में उपलब्ध और सभी व्यक्तियों के पॉकेट में समान रुपए पड़े हुए हैं और उनके पॉकेटों का कुल मूल्य जो है, पैसे का कुल मूल्य 10 है। तो टोटल रुपया पांचों व्यक्ति के पास मिलाकर कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें औसत में क्या करते हैं, 5 व्यक्ति है तो 5 से गुना करके फटाफट निकाल देते हैं कि हाँ पांचों आदमी के पास मिलाकर कुल रुपया 50 है, और 50 था तो आपको बोला गया एवरेज कितना होगा, 10-10 सबके पास है, तो आप क्या किए कि 5 से भाग दे दिए। यही समझाना था कि एवरेज निकालना था तो आप 5 से भाग दे दिए, कुल निकालना था तो आप 5 आदमी है, समान रुपए सबके पास है, तो 5 से गुना कर दिए, ये 50 आ गया। वही कंसेप्ट आपको यहाँ समझना है
क्या करना है। और इसका ये जो 10 निकला है दोस्तों, 10 निकला है, इसका मतलब क्या हुआ आप देख रहे हैं। अगर औसत निकाले हैं तो 10 आया है, इसका क्या मतलब हुआ, ये 10 जो है प्रत्येक पांचों व्यक्ति के पास 10 10 10 10 10 है। थोड़ा सा समय मैं आपका ले रहा हूँ समझाने के लिए उसे, क्योंकि आपको सिखाना ही है। हूबहू यही क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आने वाला है, आपको कंसेप्ट क्लियर कराना है। तो ये बताने में इतना समय आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप बेसिक से समझ पाएंगे। और बाद में जब टेस्ट देंगे तो उसमें आपको दिखेगा इस सबको अप्लाई करके तो कितना फायदा। तो ये एवरेज जो आपने निकाला 50 रुपए है और सबके पास, तो एवरेज उसका निकालने औसत कितना होगा, तो 5 से भाग दे दिए 10 आ गया। उसको ये 5 से भाग देने से पहले आप क्या देखे थे कि सबके पास बोला गया था कि समान है, 10-10 रुपए है। तो यही बात, यही तो निकला ना, ये इसका क्या मतलब हुआ, औसत का 10 निकला कि सभी के पास 10 10 10 10 है, यही तो सेंस हुआ ना। तो यही बात यहाँ मैं आपको समझाने के लिए उतना कुछ ना पढ़ा। चलिए, तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 kg बढ़ जाता है। 3.5 kg बढ़ाता है तो क्या मतलब हुआ इसका, एक व्यक्ति के पास बढ़ रहा है या 10 व्यक्ति के पास बढ़ा, औसत में ना बोल रहा है ये। तो औसत का मतलब जितने भी होंगे, मान लीजिए आप x मान रहे हैं, तो जितने भी होंगे उन सब में, अब टोटल औसत अगर x है तो सब में 3-3.5 से गुना करेंगे तब तो टोटल निकलेगा ना कि कितना बढ़ा। वही बात यहाँ है, 10 व्यक्तियों में के औसत में 3.5 kg का बढ़ोतरी हुआ। तो प्रत्येक में इसका मतलब क्या हुआ, 10 जो व्यक्ति होंगे यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5 10 तक जो लोग होंगे, सब में 3.5 kg बढ़ा ना, सब में 3.5 kg बढ़ा। तो 10 आदमी, एक आदमी में 3.5 बढ़ रहा है तो 10 आदमी में बढ़ा तो कितना बढ़ा, 3.5 में 10 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 35 बढ़ा, ये बढ़ा। और कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 50 kg था के स्थान पर दूसरा नया व्यक्ति आ जाता है, उसका वजन कितना था उस व्यक्ति का 50 kg था, और इस दूसरा जब आ जा रहा है तब वो बढ़ता है 3.5। इसका मतलब जो 50 था वो तो रह ही गया, तब ना बढ़ने का मतलब क्या हुआ, बढ़ गया, इसका मतलब 50 तो है ही और 3.5 के हिसाब से औसत में बढ़ गया, यही हुआ। तो 35 हम लोग ने यहाँ देखा कि 3.5 kg के हिसाब से 10 व्यक्तियों में बढ़ा तो 35 पड़ा, और 50 तो वो है ही, और तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 5 और 3 5 8, यही तो हो गया ना। यही आपको बेसिक चीज यहाँ पे। अब आप बताइए, इसको आप उंगली पर बिल्कुल कर सकते थे कि नहीं। 3.5 में 10 से गुना करेंगे तो वो सीधे आपको दिख रहा है कि पॉइंट यहाँ से एक हटेगा, 35 हो गया। और 50 वाला जो ये व्यक्ति है रह गया, जब बढ़ रहा है कह रहा है तो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हटेगा तब थोड़ी बढ़ेगा, रहेगा तभी तो बढ़ेगा। तो 50 पहले से रहा ही, और 3.5 के हिसाब से 10 व्यक्तियों में कुल बढ़ रहा है, तो वो इसका मतलब 35 बढ़ रहा है। तो वही 50 और 35 मन में आप जोड़ सकते थे, इसको 85 आ गया ना, ये बिना पेन पेपर का, यही आप 85, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ इतना देर एक प्रश्न में जहाँ पे हमको 10 सेकंड लगता बनाने के लिए, 10 सेकंड भी ज़्यादा हो गया, हमको लगता है 6-7 सेकंड ही काफ़ी है इस प्रश्न को बनाने के लिए। इसको बताने के लिए हमको आपको 4-5 मिनट देना पड़ा, 3-4 मिनट देना पड़ा, लेकिन देने के बाद जैसे प्रश्न में आपको कंसेप्ट क्या मिले आप इसको ध्यान देंगे। चलिए, अगला प्रश्न है। ये प्रश्न है, कह रहा है कि एक विक्रेता 50 किलोग्राम चावल में से कुछ भाग 10% लाभ पर और कुछ भाग 5% की हानि पर बेचता है, और इस पूरे सौदे में उसे कुल 7% का लाभ होता है। तो 3 बातें इसमें दिख रही हैं। तो ज्ञात करें कि 10% लाभ वाले सौदे में उसने कितने चावल बेचे हैं। काफी देखने से हल्का, और कुछ लोग को तो लग रहा है कि इतना लंबा चौड़ा इधर उधर इस तरह के प्रश्न देखने को लगते हैं, और बनाने में बहुत आसानी से मैं स्मार्ट तरीके इसका दोस्तों में बताऊंगा। बनाने के लिए तो इसको बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाइएगा, तो जितना मैं ये जगह लेकर आया हूँ वो कम पड़ जाएगा, उस हिसाब से नहीं बनाना है। आप इसको देखिए, इसमें एलिगेशन मेथड हम लोग एक होता है, हम चैप्टर वाइज मैथ भी कराएंगे दोस्तों, तो उसमें दिखाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न को कितने स्मार्ट तरीका से बना सकते हैं वो आप देखिए। क्या कह रहा है कि 50 किलोग्राम चावल है, उसमें से कुछ 10% लाभ पर बेचता है और कुछ 5% की हानि पर। तो एलिगेस और दो चीजें दी किया, और कह रहा है कि पूरे सौदे में 7% का मतलब कुछ इतना पर बेचा, कुछ इतना पर बेचा, और टोटल में आपको इतना का ये आ गया। तो ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है, एलिगेशन मेथड इसमें लगा सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 5% के लॉस पर एक है, और एक है 10% की प्रॉफिट पर। तो लॉस वाला का लॉस के रूप में दिखाएंगे, उसको माइनस में दिखाएंगे, और प्रॉफिट वाला प्रॉफिट में प्लस में रहेगा। और कह रहा है कि पूरे सौदे में 7% का लाभ हुआ। तो एलिगेशन के हिसाब से क्या करते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 5 नहीं होगा यहाँ पे, ये पूरे सौदे में 7% का लाभ हुआ, तो ये भी प्लस में ही रहेगा, प्लस को दिखाते नहीं है, ये दिख ही रहा है। तो अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे यहाँ पे। देखिए एलिगेशन मेथड से कितना आसानी से बन जाएगा, मुश्किल से 10-15 सेकेंड काफी है इस प्रश्न को बनाने के लिए, और है कितना लेंदी, ये परसेंट वो परसेंट, ये केजी वो केजी। तो देखिए एलिगेशन लगाने के लिए क्या करते हैं, इसका अंतर करते हैं 10 और 7 का, आप इसको करिएगा
तो कितना आएगा, 10 और 7 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3%, ये सब परसेंटेज में है दोस्तों, लिखा नहीं हूँ मैं। तो इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और इसका अंतर करेंगे -5 का, और 7 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा। कुछ लोग इसको 2 लिख देंगे पटाख यहाँ पे, लेकिन वो दोस्तों गलत है। तो एग्जाम में यही सब होता है और आप फंस जाते हैं, और तरीका जानते हुए भी छोटी सी भूल करके गलत हो जाते हैं। अंतर करना है तो -5 है, अंतर का मतलब माइनस, फिर अब क्या है, प्लस है, ये 7 है। तो 7 तो अपने आप में प्लस में है। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, -5 और ये माइनस प्लस क्या होगा, -7, दोनों जुटेगा तो क्या आएगा, 12 ना आएगा। तो ये 12 आएगा। यहाँ पे कुछ लोग 2 लिख दिए रहते इसको फटाक देख के। अब देखिए इसको और शॉर्ट कर लीजिए, 3 से ये कट जाएगा, 4 टाइम में कटेगा, तो 1:4, 1:4 ये रेशियो अभी आपको आया। तो 4 आया। ये दोनों मिलाकर यूनिट अगर देखा जाए, दोनों यूनिट मिलाया जाए, दोनों का 5% लॉस वाला, 10% प्रॉफिट वाला, दोनों यूनिट, इसका 1 यूनिट आया है, इसका 4 यूनिट आया है। इसको अगर दोनों को आप जोड़ दें तो कितना आया, 5। ये 5 जो है कितने के बराबर, वही तो है यहाँ पे, ये 50 किलोग्राम को ही तो आप 5% हानि पर और 10% लाभ पर कर रहे हैं। ये दोनों, यही दोनों यूनिट मिल के ही तो ये 5 आया, और यही 5 तो है बराबर आपके 50 के, जो प्रश्न में दिया है 50 के दिया है। तो एक यूनिट कितना होगा, ये 5 से काट दीजिए, 5 10 जा कटेगा, तो एक यूनिट आपका आया 10। एक यूनिट अगर 10 आ गया तो आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, तो 10% लाभ वाले सौदे में कितने चावल बेचे, तो 10 वाले में आपको यूनिट कितना आया था, 4। तो एक यूनिट का वैल्यू आपको 10 आया है, तो 4 यूनिट के लिए 10 से गुना कर दीजिए, 40 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ एलिगेशन मेथड, इसको आपको अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो इसको एक बार पूरा बैक थोड़ा सा जाएंगे और पुनः से इसको समझेंगे और देखिएगा, बहुत आसान तरीका। अन्यथा इसको आप मानते तो आप कैसे बनाते कि माना कि 10% पर x केजी बेचा, तो 5% x किलोग्राम बेचा, तो 5% हानि पर कितना बेचा होगा, तो 50 माइनस आप x किलोग्राम करेंगे, फिर इस पर कोई क्या करेंगे, उतना लंबा जाएंगे। आप इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे से पुनः देखेंगे, आपको ये एलिगेशन मेथड से काफ़ी आसान बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का, इसको कैसे बनाना है। कह रहा है एक दुकानदार, ये दोनों परसेंटेज, ये प्रॉफिट एंड लॉस से हो गया, पिछला वाला भी प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज भी हो गया। चलिए सॉरी, एक दुकानदार एक कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदा होता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसको भी x मानकर बनाइएगा, तो जितना मैं ये जगह लेकर यहाँ पे आया हूँ वो कम पड़ जाएगा, तो उस तरह से नहीं बनाना है। यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर रखना है। 1 से 2 लाइन में यहाँ पे हम लोग एक ही लाइन में इसको बनाने का देखिए कैसे क्या प्रयास कर सकते हैं। कह रहा है एक कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है और इसे वो 5% कम पर, तो पहले क्या करते हैं उस कुर्सी का, और लास्ट में पूछा क्या है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। तो मान लीजिए उस कुर्सी का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो इसको क्या कर रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए इसको 10% लाभ पर, प्लस में 10% लाभ पर बेचिएगा तो कितना होगा, 100 का 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 110 हो गया सीधे सीधी। अरे ऐसे 100 को 10% प्रॉफिट पर आप क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट, जितने आप पी लिखते हैं तो वही पी 10 हो गया, और बटा में 100 करते हैं तो 100 कट जाता है, कितना बचा, 110 ही तो बचा ना। वो लोग के लिए बता रहा हूँ जो लोग ये एक ही लाइन में इसको नहीं समझ पाते हैं। अगर 100 में बात हो रही है और 100 में ये सबसे आसान होता है, 100 पर 10% ये प्रॉफिट का मतलब 110, 110 का वही 110 ही हो गया। अब है फिर वह ये तो ये हो गया। अब कह रहा है कि यदि वह उसे 100 रुपये, हम लोग तो 100 रुपये मान लिए हैं यहाँ पे, यदि वह 5% कम पर खरीदा होता, 5% कम पर खरीदा होता, तो हम लोग ने एक बार क्या माना है, कॉस्ट प्राइस 1 मान लीजिए, इसको उसको 100 माने हैं। तो कह रहा है कि यदि उसके 5% कम पर खरीदा होता, तो एक और कॉस्ट प्राइस बन गया यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 2, इसको मान लीजिए 5% कम पर, तो 100 रुपया हम लोग माने हैं, इसका 5% कम कीजिएगा तो सीधा सीधी 100 मानने से यही फायदा है, 95 रुपीज हुआ 100 का। तो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 5% कम पर खरीदा होता है, ये बात बोल रहा है, तो 5% कम का मतलब 95 में खरीदा होता, और इस पर इसको क्या है कि बेचा होता, कितने पर बेचा होता, 80 रुपये अधिक पर, तो उसे 20% का लाभ होता। पहले वाले पर 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे वाले को 20% का लाभ होता, तो इस पर 20% का प्रॉफिट उसको होता, ऐसा बोल रहा है। तो 95 का 20 पर 20% लाभ होगा तो कितना होगा, सीधे इसका 95 का 6/5 निकालिएगा। ये कैसे आया, तो ये देखिए, यही सब तरीका है जो आपको हम आगे बताते जाएंगे रेगुलर वाले क्लास मैथ में। और यहाँ पे शॉर्ट में ये बता दूं, 20% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं,
20% का मतलब क्या हुआ, पहले 20% का मतलब यही ना हुआ 20 और बाई में 100, यही ना 20% का मतलब हुआ। इसको आप काटते हैं तो 1/5 आता है। तो जब भी अगर कहे कि प्रॉफिट या ज़्यादा मतलब पॉजिटिव बात कहे तो 5 में ये ऊपर वाला 1 जोड़ दीजिए और 6/5 बना के जहाँ भी काम करना है वहाँ यहाँ जैसे लगाना था लगा दीजिए। वही मैंने यहाँ पे 95 इंटू 6/5 किया। अभी नहीं समझ में आया तो ये फिर और देखिए 95 का यहाँ पे जो कह रहा है 95 पर 20% लाभ हुआ, तो आप उसको क्या करेंगे 95 का 20% लाभ मतलब 120% उसका 100 प्लस 20 ये करेंगे। अब मान लीजिए इसको कटाते हैं, 0 से 0 गया और 5 टू जा 10 कट गया, 2 से 6 जा, देखिए यहाँ पे 6/5 आया। वही बात तो मैंने यहाँ किया है। ये बात मात्र 20% का फ्रैक्शन आपको याद है कि 20% का फ्रैक्शन ये जो हमने अभी कटाया है कितना आया था 1/5। अगर ये याद है 20% का फ्रैक्शन सीधे सीधे 5 में ये ऊपर कितना 1 है, मन में जोड़ लीजिए 6/5। इसका मतलब हुआ कि 95 का 6/5 अब तक आप मन में निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। इसको देखिए 5 से इसको कितना में कटेगा 19 में 5 19 और इसको गुना करना कितना आसान है 114 ही तो होगा, टेबल याद है ना कि वो भी याद कराना पड़ेगा। 19 6 जा 140 आया यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ, फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। बोला है कि जो कॉस्ट कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 है, इसको 10% लाभ पर ये देखिए बेच रहा है, तो 100 का 10% लाभ मतलब 110 रुपया हो गया। 100 माने हैं तो उसे 10% उसमें और जोड़िएगा ना, 100 तो आपका 110 हो गया। और कह रहा कि यदि उसे 5% कम पर खरीदा होता, मतलब 100 अगर कॉस्ट प्राइस माने हैं 5% कम पर खरीदता, इसका मतलब 95 में खरीदता, तब उसको और 80 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो वही हम 20% यहाँ निकालें 95 का, इतना कुछ बताने के लिए उतना बताना पड़ा। तो 20% लाभ पर बेचता है इसको तो 114 रुपये सेलिंग प्राइस। तो एक सेलिंग प्राइस आया 110, एक सेलिंग प्राइस आया 114, ये दोनों आया। अब तो दो कॉस्ट प्राइस आया, दोनों में देखिए फर्क कितना है। फर्क यहाँ 110 और 114 में कितना फर्क है, 4 का अंतर है। 4 यहाँ लाता हूँ मैं, 4 का अंतर है। मतलब क्या हुआ कि 110 एक सेलिंग प्राइस 1 है SP1 और ये 114 SP2, दो सेलिंग प्राइस आया, दोनों में अंतर देख रहे हैं कि 4 है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि 80 रुपये अधिक में बेचता, इस पर और इस पर, इन दोनों पर 5% और 10% का अंतर बेचने के समय में कह रहा कि 80 रुपये में अधिक में बेचता। तो यही बात हुआ ना कि दोनों सेलिंग प्राइस में 80 रुपये का अंतर हुआ उसके हिसाब से 80 रुपये। लेकिन हम लोग को कितना आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग 100 मान कर चले हैं, 4 आया है। तो यही 4 बराबर है कितना के, इस 80 के बराबर है। तो 4 बराबर है 80 के, तो एक कितने के बराबर होगा, इसको काट दीजिए 20 एक यूनिट आया आपको 20। तो आपसे पूछा गया है कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुर्सी का क्रय मूल्य हम लोग माने कितना है 100 माने हैं, तो 100 एक यूनिट का वैल्यू हम लोग लाए हैं 20, तो 100 यूनिट का वैल्यू 20 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 20 आपका आंसर आएगा। इसको करने के लिए जो इतना कुछ हम 5 मिनट लगाए आपको बताने के लिए, इसको करने के लिए आपको नहीं लगता कि ये 15 सेकेंड काफी था? तो आपको ये सब जो मैंने आराम आराम से इसमें तरीका बताया, ये सब हर क्वेश्चन में हर क्लास में अब आप लोग सीखते जाएंगे। और इसी तरह से जहां आप 1 मिनट 2 मिनट लगाते होंगे इस तरह के प्रश्न बनाने को, फिर भी कहीं फंस गए बीच में तो फंस ही गए। कुछ लोग तो ऐसे प्रश्न को देखते ही कहते हैं लास्ट में बनाएंगे, और लास्ट में कौन आता है प्रश्न पर वो सबको मालूम है। तो चलिए, तो ये रहे 20 प्रश्न और इसका आंसर हो गया, ये आपको डी आंसर हो गया 2000। तो दोस्तों ये रहे क्लास आज के फर्स्ट सेट था, ये आप लोग को मैंने दिया NTPC और ग्रुप डी SSC के लिए भी आप लोग इसमें देखे होंगे क्वेश्चन, कोई कुछ और थोड़ी अलग थोड़ी हो जाता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है। तो ये सेट मैंने जो सेट 1 आज दिया, मैं आप लोग से फीडबैक लेना चाहता हूं कि कैसा लगा क्लास में प्रश्नों की संख्या 20 ही रखा जाए या इसको बढ़ाकर 30 किया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा करंट अफेयर और जीके में क्वेश्चन कुछ बढ़ा देंगे और कुछ मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन को बढ़ाकर टोटल 30 क्वेश्चन कर दिया जाएगा यदि आप लोग चाहें तो। अन्यथा 20 क्वेश्चन जो सेट हम लोग कर रहे हैं तो यही काफ़ी है। और आप लोग क्लास को आज देखें तो आप लोग से फीडबैक चाहूँगा कि आप लोग को ये आज का क्लास बताने का तरीका, क्वेश्चन को बताने का और बनाने का जो स्मार्ट वे है वो आप लोग को पसंद कितना आया, या इसमें और बदलाव की ज़रूरत है। और इसको जीके भी मैंने जो बताया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बताया, उसमें भी उतने सारे फैक्ट्स एक्स्ट्रा में हमने बताया, ये सभी आपको कितने पसंद आए ये आप लोग से हम फीडबैक में चाहेंगे, बताइएगा ज़रूर। और तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा आप लोग को। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। यही आप लोग का कुछ सेकंड्स शेयर करने से टार एजुकेशन का विकास होगा, और ये जितना ही व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जुड़ेंगे तभी हम लोग और प्रोत्साहित होंगे आप लोग को अच्छा से अच्छा करके लाने का।
और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।